नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी हमने स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां संपूर्ण अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम उसी पुस्तक यानी स्वतंत्र भारत में राजनीतिक पुस्तक का अध्याय 2 है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर किस प्रकार रहा इसके बारे में जानेंगे, यानी किस प्रकार एक दल का प्रभुत्व रहा या दौर रहा उसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले हम बात करते हैं इस अध्याय के परिचय के बारे में, यानी इस अध्याय में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक दल के प्रभुत्व के दौर के अध्याय में किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे उसका छोटा सा परिचय जान लेते हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय निर्माण हुआ, यानी आज़ादी के बाद राष्ट्र का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसके बाद संविधान लागू हुआ। आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए? आज़ाद। आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसके तुरंत बाद ही चुनावी यात्रा शुरू हो गई। इसके बाद यानी जैसे ही संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद क्या हो गई? चुनावी यात्रा, यानी प्रथम चुनाव भी हो गए। प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुए, यानी लोकतांत्रिक तरीके का मतलब है लोगों के द्वारा मत किया गया, लोगों के लिए ही मत किया गया और लोगों के द्वारा ही शासन स्थापित किया गया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुए। इस चुनाव में एक दल को बहुमत मिला। इस चुनाव में एक दल को क्या मिला? बहुमत मिला। फिर इस दल का कई वर्षों तक क्या रहा? प्रभुत्व रहा, यानी शासन रहा। वह दल कौन सा है इसमें जानेंगे हम इस अध्याय में कि वह दल कौन सा है, किस दल का प्रभुत्व रहा कई वर्षों तक। प्रभुत्व में रहने के कारण क्या थे, यानी उस दल के प्रभुत्व में रहने के क्या क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में जानेंगे। वह दल कौन सा है उस दल के बारे में जानेंगे। उस वक्त के हालात क्या थे, यानी प्रथम आम चुनाव के वक्त के हालात क्या थे उनके बारे में जानते। इनके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा नोट है, उसके बारे में जानते। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी लिखा गया, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 में इस पर क्या किए गए? हस्ताक्षर, यानी संविधान सभा द्वारा इस पर हस्ताक्षर है वो 24 जनवरी 1950 को किए गए। बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 जनवरी 1950 को। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी संविधान है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। 1952 में क्या हुए? प्रथम आम चुनाव। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम चुनाव है वो कब हुए? 1952 में। और प्रथम चुनाव के चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन या राजकुमार सेन। अब बात करते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां, यानी किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा लोकतंत्र स्थापित करने में, उन चुनौतियों के बारे में जानते हैं। ये उस वक्त अंतरिम सरकार शासन कर रही थी। उस वक्त है भारत पर कौन शासन कर रही थी? अंतरिम सरकार। उस वक्त भारत पर अंतरिम सरकार शासन कर रही थी, जो यानी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई सरकार थी वो शासन चला रही थी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद सभी का कहना था, संविधान लागू होने के बाद सभी का क्या कहना था कि शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार, यानी शासन है वो किस आधार पर? लोकतंत्र के आधार पर, लोकतांत्रिक रूप से। यानी क्या किया जाए? चुनाव। निर्वाचन का मतलब है किसी व्यक्ति का क्या किया जाए? चुनाव। सरकार चलाने के लिए किसी का क्या किया जाए? चुनाव किया जाए। रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए, यानी अंतरिम सरकार को हटाकर उस
उस पर यानी भारत पर शासन किसका होना चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का क्या होना चाहिए, शासन। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन या राजकुमार सेन बने। फिर चुनाव आयोग को लगा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कोई आसान काम नहीं है। ये भी क्या है, चुनाव आयोग को लगा कि भारत में चुनाव कराना, स्वतंत्र भारत में चुनाव कराना और वो भी कैसे, निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आसान कार्य नहीं है। ये सुकुमार सेन थे चुनाव आयुक्त, उनको लगा कि भारत में चुनाव कराना कोई आसान कार्य नहीं है। फिर क्या हुआ, मतदाता सूची तैयार हुई, यानी मतदाता सूची, वोटर लिस्ट तैयार की गई। इनमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए, यानी 40 लाख महिलाएं हैं, उनके नाम है वो वोटर लिस्ट में दर्ज होने से वंचित रह गए। इनको किन के रूप में दर्ज किया गया, अल्लाह की बेटी, फला की बीवी, यानी अल्लाह की बेटी या फलाने की बीवी के रूप में इनको लिखा गया। और चुनाव आयोग ने इनको स्वीकार नहीं किया। चुनाव आयोग ने इनको क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अल्लाह की बेटी और फला की बीवी के रूप में इनको स्वीकार नहीं किया गया। उस वक्त 17 करोड़ मतदाता, यानी उस वक्त कितने मतदाता थे, 17 करोड़। 17 करोड़ मतदाता थे। 3200 विधायक और 489 सांसद चुनने थे, यानी 3200 विधायकों का चुनाव करवाना था, 489 सांसदों का चुनाव करवाना था। कुल मतदाता थे 17 करोड़। और इनमें से मात्र 15% ही क्या थे, साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे थे, जो साइन करना जानते थे, पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। उस वक्त 17 करोड़ मतदाता में से मात्र 15% मतदाता ही क्या थे, साक्षर थे। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा क्या की, अधिकारियों को नियुक्त किया और चुनाव कर्मियों को क्या दिया, प्रशिक्षण दिया, यानी प्रशिक्षित किया। मतदाताओं की एक बड़ी संख्या क्या थी, गरीब और अनपढ़ थी। मात्र 15% ही क्या थे, साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। बाकी जनसंख्या क्या थी, अनपढ़ थी। मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या क्या थी, गरीब और अनपढ़ थी। उस वक्त जितने भी देशों में चुनाव हो रहे थे, यानी उस समय जितने भी देशों में चुनाव हो रहे थे, वहां के लोग धनी और पढ़े लिखे थे। भारत को छोड़कर अन्य देशों में चुनाव हो रहे थे, वहां के लोग क्या थे, पैसे वाले थे और पढ़े लिखे भी थे। फिर भी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की ठान ली, यानी अनपढ़ होने के बाद, गरीब होने के बाद, भारत की बड़ी जनसंख्या, फिर भी चुनाव आयोग ने क्या ठाना कि हम क्या करवाएंगे, निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव कहा जाता है, यानी इस चुनाव को, भारत में प्रथम चुनाव कब हुए, 1952, यानी इस चुनाव को क्या कहा जाता है, 1952 का चुनाव। मतदान और मतगणना में कुल कितना समय लगा, 6 महीने, यानी मतदान देने के बाद मतगणना यानी वोटों की गिनती के लिए कुल कितना समय लगा, 6 महीने का समय लगा। अब एक नोट और है, इसको और ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, यह ध्यान देने योग्य बात है। चुनाव 2 बार स्थगित हुआ, यानी 2 बार क्या हुए, चुनाव रोक दिए गए, किसी कारणवश चुनावों का क्या कर दिया गया, रोक दिया गया 2 बार। 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुआ, यानी प्रथम आम चुनाव है वो कब, अक्टूबर 1951 से प्रारंभ हुए और फरवरी 1952 में क्या हुए, संपन्न हुए। तो साथियों, आपसे अनुरोध है, यदि हमारी कक्षाएं आपको पसंद आ रही है या इनसे आपको कोई फायदा मिल रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे क्या है कि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, जिससे आप तुरंत उन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। और हमारी एक पुस्तक है समकालीन विषयों में राजनीति, उसके संपूर्ण अध्यायों का हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है। तो यदि किसी भाई बंधु को उन वीडियो की ज़रूरत है, वो देखना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर हिंदी, गणित, विज्ञान की भी कक्षाएं संचालित की जा रही है। यदि आपको उन कक्षाओं की भी
कहीं ना कहीं जरूरत है तो आप उन कक्षाओं को भी देख सकते हैं। चलो साथियों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आगे हम चर्चा करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा। यानी उस वक्त भारत में एक अखबार चलता था, उस अखबार का नाम क्या था? हिंदुस्तान टाइम्स। उसमें क्या लिखा गया? ये बात हर जगह मानी जा रही थी। कौन सी बात है? कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया है। यानी भारतीय जनता ने जो विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के बड़े प्रयोग, लोकतंत्र का प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा है, उसको बखूबी अंजाम दिया है। ये किसने लिखा? हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा। पहले मतपत्र पर हर उम्मीदवार का क्या आता था? नाम आता था। यानी पहले जो पर्ची आती थी चुनाव की, मतपत्र होता था, जो हम वोट देने जाते हैं, जो हम पर्ची लेके जाते हैं, उस पर क्या होता था? उम्मीदवार का नाम और साथ में क्या होता था? चुनाव चिन्ह अंकित होता था। यह सिलसिला 40 सालों तक चला। यानी ये मत पत्र वाली पर्ची वाला सिलसिला है, ये 40 सालों तक चला। फिर 1990 के दशक के अंत में क्या आई? ईवीएम। ईवीएम आई। ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्शन वोटिंग मशीन। इलेक्शन वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन। फिर क्या आई? ईवीएम आई, यानी इलेक्शन वोटिंग मशीन आई 1990 के दशक में आया। और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम फैल गई। यानी 2004 तक पूरे देश में ईवीएम फैल गई। कांग्रेस को देखते ही लगता था, कांग्रेस को देखते ही लगता था कि ये पार्टी जीती हुई है। इसके पीछे भी कई कारण थे। यानी कांग्रेस को देखते ही लगता था, पहले के दशक में यही लगता था कांग्रेस को देखते कि ये पार्टी क्या है? जीती हुई है। इसके पीछे क्या कारण थे? कई कारण थे। जानते हैं उन कारणों को। आजादी में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस ने ही निभाई। नहीं नहीं, ये कांग्रेस ने ही निभाई। कांग्रेस ने ही निभाई। यानी आजादी में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? कांग्रेस ने ही निभाई। इसको स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। किसको? कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम की क्या थी? विरासत हासिल थी। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें कांग्रेस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के सबसे क्रिस्माई नेताओं में से एक थे और लोकप्रिय नेता भी थे। यानी कांग्रेस के क्रिस्माई और लोकप्रिय नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के सबसे क्रिस्माई नेता थे। वो भी किस में शामिल थे? कांग्रेस में। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व है। यानी पहले के 3 चुनाव थे उनमें कांग्रेस का क्या रहा? जोर रहा। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। आप सभी को पता है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य 5 साल का अंतराल होता है। तो 1952 में क्या हुए? प्रथम चुनाव। उसके बाद 5 सालों के बाद अगला चुनाव हुआ 1957 में। उनके 5 सालों के बाद अगला चुनाव हुआ 1962 में। इन 3 चुनावों में कांग्रेस का क्या रहा? दबदबा रहा। बात करते हैं कैसे रहा। पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्या मिली? भारी भरकम जीत मिली। लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटों पर क्या मिली? जीत मिली। यानी कांग्रेस को 489 सीटों में से 364 सीटों पर 1952 में क्या मिली? जीत मिली। वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। उनको मात्र 16 सीट प्राप्त हुई लोकसभा की। 489 में से 16 सीट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुई, जबकि कांग्रेस को 364 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस की लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी भारी भरकम जीत हुई। यानी लोकसभा के साथ साथ कांग्रेस को किसमें? विधानसभा में भी भारी भरकम जीत हुई। त्रावणकोर कोचीन। कोचीन है जो आज केरल का एक क्या है? हिस्सा है। त्रावणकोर और कोचीन। कोचीन जो केरल का एक क्या है? हिस्सा। मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर कांग्रेस ने सभी राज्यों में ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। यानी मद्रास, उड़ीसा, त्रावणकोर और कोचीन को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस ने क्या है? ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। पर कांग्रेस की सरकार बनी तथा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। पहले आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू क्या बने? प्रधानमंत्री
बना दिए गए, यानी प्रथम आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इनमें भी कांग्रेस की क्या हुई? जीत हुई। यानी दूसरे आम चुनाव और तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस की क्या हुई? जीत हुई। कांग्रेस को 1957 यानी द्वितीय आम चुनाव में 1957 में केरल के आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ केरल के आम चुनाव में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन की क्या बन गई? सरकार बन गई। द्वितीय चुनाव में केरल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन की क्या बन गई? सरकार बन गई। आगे बात करते हैं, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, यानी कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में किस प्रकार है उसके बारे में जानते हैं। कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ, यानी कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में ए ओ हयूम ने कांग्रेस की क्या की? स्थापना की। 1885 में हुआ। उस समय यह नवशिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भरी, यानी उस समय ये क्या थी? नवशिक्षित कामकाजी थी और व्यापारिक वर्गों का क्या सोचने वाली? हित सोचने वाली पार्टी थी। लेकिन 20वीं सदी में ये जन आंदोलन का रूप लेने की वजह से, 20वीं सदी में इसने क्या ले लिया? जन आंदोलन का रूप ले लिया। रूप लेने की वजह से जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया, यानी जन आंदोलन में जुड़ने के कारण जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया कांग्रेस ने। राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा क्या हुआ? कायम हुआ। 20वीं सदी के बाद ही राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस का क्या हुआ? दबदबा कायम हुआ। शुरुआत में कांग्रेस है वो अंग्रेजी अगड़ी जाति, उंचले मध्यम वर्ग, शहरी अभिजन का कांग्रेस में क्या था? बोलबाला था। यानी शुरुआत में अंग्रेजी अगड़ी जाति के, उंचले मध्यम वर्ग, शहरी अभिजन का कांग्रेस में क्या था? बोलबाला था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा आंदोलन चलाया तो कांग्रेस का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ, लगभग कई विरोधी समूहों को एक साथ जोड़ा। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलने की वजह से कांग्रेस का क्या हुआ? बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और कई विरोधी समूह है वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जैसे कौन जुड़े कांग्रेस के साथ? जैसे किसान और उद्योगपति कांग्रेस के साथ जुड़ गए, शहर के बाशिंदे यानी शहर में निवास करने वाले, और गांवों के निवासी गांव में निवास करने वाले, मजदूर और मालिक, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सब शामिल हुए। यानी निम्न उच्च नीच जाति सब शामिल हो गए कांग्रेस में। लगभग सभी समूह इसमें आए बगैर कुछ अपने बारे में सोचे, अपने अपने विश्वासों को मानते हुए, यानी बगैर कुछ अपने बारे में सोचे हुए, अपने अपने विश्वासों को मानते हुए सभी इसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। एक समूह या व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारा में क्या बन गई? गठबंधन भी थी। यानी विचारधारा के रूप में क्या था? सभी लोगों का जुड़ना क्या कहलाया? गठबंधन कहलाया। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में गुटों का तालमेल और सहनशीलता, यानी कांग्रेस पार्टी में किन किन गुटों का तालमेल था और कांग्रेस पार्टी की सहनशीलता क्या थी, इनके बारे में जानते हैं। कांग्रेस की एक सबसे बड़ी खासियत थी। क्या खासियत थी? कि कोई भी विपक्ष पार्टी आए उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता था। यानी कांग्रेस की ये सबसे बड़ी खासियत थी कि कोई भी विपक्ष पार्टी यदि कांग्रेस में शामिल होना चाहती है तो उसे कांग्रेस अपने साथ लेकर चलती थी। उसे तुरंत गठबंधन में क्या कर लेते? शामिल होने के लिए जगह मिल जाती। यानी किसी भी पार्टी, यदि कोई भी पार्टी या गुट कांग्रेस में शामिल होना चाहता था तो उसको क्या है? तुरंत ही जगह मिल जाती थी। इसीलिए मिल जाती थी। क्यों मिल जाती थी? इसका भी क्या कारण था? क्योंकि वह उनके विरोध में बोले या कुछ करे, यानी कांग्रेस के विरोध में बोले या उसके बारे में कुछ कहे या कुछ करे, इससे पहले शामिल कर लिया जाए तो फिर क्या होगा? वह बोलेगा नहीं, कांग्रेस के प्रति नहीं बोलेगा और ना ही उसके बारे में कुछ कर पाएगा। कर लिया जाए फिर वह कुछ बोल ही नहीं पाते थे। यानी जो भी गुट शामिल होते थे, कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, उनको इसलिए शामिल कर लिया जाता कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ बोले या करे, उनसे पहले शामिल कर ले तो वो कांग्रेस के बारे में बोल ही नहीं पाएंगे। अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन हो तो इसके अंदर के विवाद को लेकर सहनशीलता भी ज्यादा होती थी। यानी विवाद को छोड़कर यदि किसी पार्टी का मकसद गठबंधन है तो कांग्रेस उसके विवाद को छोड़कर
इससे अलग समूह और नेताओं का विवाद होता था। यानी सहनशीलता भी क्या थी, कांग्रेस में ज्यादा थी। इससे अलग अलग समूह और नेताओं का क्या होता था, विवाद, तो उन्हें क्या कर दिया जाता, दबा दिया जाता। फिर बात करते हैं, किसी कारण कोई समूह पार्टी किसी वजह से नाराज हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता है। यानी किसी कारणवश से कोई समूह है या कोई नेता नाराज है तो उसको पार्टी में बनाए रखते थे, न कि उसको पार्टी से निकाल देते थे, बनाए रखते थे। इसको छोड़ने के बजाय उसे पार्टी में मौजूद दूसरे समूह से लड़ना बेहतर समझा जाता था। यानी उसे पार्टी में रखकर दूसरे समूह से लड़ना क्या समझा जाता था, बेहतर समझा जाता था। कि हम इसको क्या रखेंगे, पार्टी में रखेंगे तो ये क्या करेगा, दूसरे समूह से लड़ेगा। आगे बात करते हैं, कांग्रेस अपने गठबंदी स्वभाव के कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। यानी सरल स्वभाव की थी कांग्रेस, विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से दूसरे गुटों को बढ़ावा मिला। इस स्वभाव से क्या हुआ, दूसरे गुटों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। विभिन्न गुट के शामिल होने से अक्सर पार्टी कमजोर होती थी। विभिन्न गुटों के शामिल होने से अक्सर पार्टियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन कांग्रेस की ताकत बढ़ रही थी। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो विभिन्न गुटों के शामिल होने से इसकी ताकत है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इसीलिए अलग अलग हित और विचारधाराओं वाले नेता भी कांग्रेस के अंदर ही बने रहे। इसीलिए यानी कांग्रेस किसी भी पार्टी गुट नेता को छोड़ती नहीं थी, उनके बीच विवाद प्रतिविवाद होता तो उनको छोड़ती नहीं थी, अपने साथ ही लेकर चलती थी। इसी कारण विभिन्न विचारधाराओं वाले, अलग अलग विचारधाराओं वाले, अलग अलग हितों वाले नेता कांग्रेस के अंदर ही क्या रहते थे, मौजूद बने रहते थे। कांग्रेस के गठबंधन में अलग अलग गुट शामिल थे। यानी कांग्रेस के गठबंधन में क्या थे, अलग अलग गुट है वो शामिल थे और ये पार्टी उभर रही थी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, उभर रही थी। विपक्ष पार्टी हमेशा कांग्रेस पर या गुटों पर क्या बनाती थी, दबाव बनाती थी। विपक्ष पार्टी है वो कांग्रेस पर या विभिन्न जितने भी गुट थे उन पर क्या बनाती थी, दबाव बनाने का कार्य करती थी। अब बात करते हैं आगे, पार्टी के भीतर मौजूद अलग अलग समूह है क्या कहलाते थे, गुट। यानी गुट किसे कहते हैं, पार्टी के भीतर अलग अलग समूह होते थे उनको क्या कहा जाता था, गुट कहा जाता था। अब बात करते हैं आगे, यानी आगे क्या है, कांग्रेस प्रणाली किसे कहा जाता है, चुनावी प्रतिस्पर्धा। चुनावी प्रतिस्पर्धा से पहले दशक में, यानी चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासन दल की भूमिका निभाई। कांग्रेस ने क्या किया, शासन किया। यानी चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में शासन किसने किया था, कांग्रेस ने किया। यानी शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भूमिका भी किसने निभाई, कांग्रेस ने निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को क्या कहा जाता है, कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यानी इसी कारण भारतीय कालखंड को, राजनीति के इस कालखंड को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है, कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो साथियों ये हमारा छोटा सा प्रयास था। यानी अभी तक हमारा चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर समाप्त नहीं हुआ है, इसका हो सकती है 2 क्लास और आए। तो ये हमारा एक छोटा सा सार्थक प्रयास है कि हम आसान भाषा में आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे क्या है कि आगे आने वाली कक्षाओं की जानकारी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलो साथियों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपनी क्लास को, आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई और ताज़ा क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।